ऑनलाइन क्लासेज गोरधाना में आपको स्वागत है। आज हम लोग भारत में पुर्तगाली गवर्नर एवं वायसराय की चर्चा करेंगे। भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में शांत जल की नीति का अनुसरण किया, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति के तहत अल्मीड़ा जो है एक ऐसा नियम लगाया कि जो भी भारतीय जहाज हिंद महासागर से होकर कहीं व्यापार करने अगर जाती थी तो उनसे कार्टेज लेना, पुर्तगाली कंपनियों से कार्टेज लेना पड़ता था, जिसके बदले उसको पैसा देना पड़ता था। जब वो कार्टेज अर्थात परमिट ले लेते थे भारतीय जहाज, तो उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता था। उसकी सुरक्षा पुर्तगाली कंपनी करते थे, लेकिन जो ऐसा नहीं करता था उनके जहाज़ों को लूट लेता था फ्रांसीसी लोगों ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में चोल का युद्ध जो है 1508, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और संघ में गुजरात का शासक मोहम्मद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की, ये तीनों मिलकर संघ बनाया और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के साथ युद्ध किया। जिस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का जो बेटा था जेम्स लड़को मारा गया। दूसरा युद्ध, अच्छा इसमें एक और चीज़, गुजरात का जो शासक था वो मोहम्मद बेगड़ा था। इतिहास में उसे 20 पुरुष कहा जाता है। दीव का युद्ध 1509, इसमें अल्मीड़ा जो है एक तरफ था संघ में गुजरात और तुर्की। इस युद्ध में अल्मीड़ा जीतता है और जो चोल का युद्ध होता है इसमें संघ जीतता है। पहले युद्ध में जो अल्मीड़ा की जो हार हुई थी उसका बदला दीव के युद्ध में वो जीत कर प्राप्त कर लेता है। और इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों ने एशिया के समुद्री क्षेत्रों पर एशिया के समुद्री मार्गों पर अधिकार कर लिया। भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार शुरू हो गया। और इसके पहले भी व्यापार हो रहे थे, लेकिन उसमें जो पुर्तगालियों का एक अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पहले अरब के व्यापारी भी इसमें व्यापार कर रहे थे। लेकिन ये दीव का युद्ध जीतता है और भारत और यूरोप के बीच अब पुर्तगाल का जो है इस व्यापार पर एक अधिकार हो जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो था ये जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका 1509 और 1515 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में बीजापुर के राजा ने उससे गोवा को जीत लेता है और यहाँ एक फैक्ट्री स्थापित करता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाता है, अर्थात वो जो है पुर्तगाली जो कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे उनको हिंदू महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके और भारत में अपनी अस्थायी बस्तियां बसा सके। मलक्का पर अधिकार जो है 1511 ईस्वी में कर लेता है और हरमुज पर 1515 में अधिकार, जो हरमुज आपको फारस की खाड़ी में है और मलक्का जो यह मलेशिया में है। ये मलेशिया में जो है बहुत महत्वपूर्ण मंडी था जिस पर अधिकार कर लेता है। नीनो डी कुना 1529 से 1538 इसका शासनकाल था। इसने कोचीन से गोवा को मुख्यालय बनाया। और इसके पहले कोचीन जो है पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय था, लेकिन नीनो डी कुना ने गोवा को मुख्यालय बना लिया। उस समय मुगल बादशाह हुमायूं था। गुजरात का राजा मोहम्मद बहादुर शाह था। हुमायूं जब अभियान करता है गुजरात में, तो बहादुर शाह
पुर्तगालियों से संधि करता है रक्षा करने की। लेकिन जब वो हुमायूं वापस लौट जाता है और गुजरात की जनता के द्वारा उस संधि का विरोध किया जाता है, तो बहादुर शाह भी जो द्वीप देने का वादा किया था उसे इनकार कर जाता है। उसके बाद पुर्तगाली जो है बहादुर शाह को से चर्चा करने के लिए एक नाव में बुलाता है और उसको 1537 ईस्वी में समुद्र में डुबाकर मार देता है। भारत में पुर्तगाली जो है अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे, अर्थात ये जो है हिंद महासागर पर अधिकार कर लिए थे और एशिया के समुद्री मार्ग जो थे से होकर जितने भी व्यापार होता था उस पर उनका नियंत्रण होता था। इस काल में इसकी नौसैनिक शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत थी, अर्थात अपनी नौसैनिक शक्ति के द्वारा ही उस व्यापार पर नियंत्रण कायम रखा। समुद्री साम्राज्य को स्टाडो डा इंडिया कहा जाता था। पुर्तगाली का समुद्री साम्राज्य एस्टाडो डा इंडिया, अर्थात पुर्तगाली साम्राज्य को एस्टाडो डा इंडिया कहा जाता था, टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसे कार्टज अल्मेडा काफिला व्यवस्था के नाम जाना जाता है। जो भी समुद्री जहाज एशिया के से होकर व्यापार यानी हिंद महासागर से व्यापार करते थे एशिया के मार्गों से होकर, तो उन्हें कार्टज अल्मेडा व्यवस्था के तहत उसे कार्टज लेना पड़ता था, यानी परमिट लेना पड़ता था। जो जहाज परमिट नहीं लेते थे उसको लूट लेता था। भारतीयों को भी परमिट लेना अनिवार्य हो गया था। अकबर ने भी परमिट लिया था। भारतीय जहाज़ों को गंतव्य स्थान तक पहुंचा आते थे, यानी जो जहाज परमिट ले लेते थे उसको जहां उसको जाना होता था वहां पर ये लोग सुरक्षा देते थे। लेकिन भारतीय जहाज़ों में काली मिर्च गोला बारूद ले जाने की इजाज़त नहीं थी, यानी काली मिर्च और गोला बारूद ये नहीं ले जा सकते थे भारतीय जहाज़। उस पर केवल अधिकार था पुर्तगाली, पुर्तगाली लोग ही उस पर केवल व्यापार करते थे, काली मिर्च और गोला बारूद का। पंद्रह सौ 95 ईस्वी तक हिंद महासागर में एकाधिकार बना था। पुर्तगालियों जो है जो एशिया के जो समुद्री मार्ग थे उस पर 1595 तक एकाधिकार बनाए रखा था। उसके बाद डच अंग्रेज कंपनी ने टक्कर दिया, यानी जब भारत से व्यापार डच और अंग्रेज शुरू किए तो इनका टकराव पुर्तगाली कंपनियों से हुआ, जिसके चलते पुर्तगाली कंपनी का पतन होना शुरू हुआ, जिसे धीरे धीरे ये लोग जो है गोवा तक ही सीमित हो गए। भारत में पुर्तगाली कंपनी का परिणाम धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया, यानी पुर्तगाली लोग भारत में ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे और बाकी धर्मों को इससे बहुत नुकसान हुआ। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर का गोवा आया था। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। ये लोग जो है जितने भी हिंदू मंदिर थे 1540 ईस्वी तक तोड़ दिए। अकबर के दरबार में 3 जेसुई मिशन मिलने आया था। अकबर जो है इन पुर्तगाली कंपनियों से जेसुई संतों को मिलने के लिए बुलाते थे ताकि उनसे संबंध अच्छा कायम किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर एक सैनिक अभियान में सैनिक सहयोग लिया जा सके। भारत में निम्नलिखित वस्तुओं को पेश किया। पुर्तगाली जो है भारत में निम्नलिखित वस्तु को पेश की, जैसे तांबा चांदी जापान से लाते थे। उसके बाद तंबाकू आलू मध्य एशिया से, अनानास पपीता संतरा बादाम काजू केसर मूंगफली और लीची, और नौसैनिक शक्ति, यानी तांबा चांदी जापान से लाते थे, तंबाकू आलू मध्य एशिया से, अनानास पपीता संतरा
बादाम, काजू, केसर, मूंगफली, लीची, जो आज हम लोग इसको दैनिक जीवन में आज चाहे ये जो है हम लोग खाने के लिए आज हम लोग उपलब्ध होता है, चाहे मिलता है, ये सब जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू और टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत हुआ। यानी तंबाकू की खेती, आलू की खेती और टमाटर की खेती और जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुआ था। इसके साथ स्थापत्य कला, इन्होंने स्थापत्य कला में भी काफ़ी योगदान दिया। जैसे गोथिक कला का विकास हुआ, पुर्तगालियों ने ही भारत में गोथिक कला के विकास में अपने सहयोग प्रदान किया। भारत से व्यापार की वस्तु, भारत से जो है कौन कौन से वस्तुओं को व्यापार करते थे, जिसमें काली मिर्च, सर्वाधिक मात्रा में काली मिर्च का निर्यात करते थे। उसके बाद मालाबार तट से, जो केरल के तट है जिसको मालाबार तट कहते हैं, जैसे अदरक, दालचीनी, हल्दी, चंदन, हल्दी, नीम आदि का निर्यात करते थे। यानी मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नीम का आदि का निर्यात करते थे। और सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ का व्यापार करते थे, भारत से निर्यात करते थे, तो ये काली मिर्च था, काली मिर्च का ही सर्वाधिक व्यापार करते थे। पुर्तगालियों के पतन के कारण, पुर्तगालियों के पतन कारण धार्मिक असहिष्णुता, ये लोग अपने धर्म के सिवा दूसरे धर्मों को देखना नहीं चाहते थे उनको, जिसके चलते भारतीय समाज में इसके प्रति भारतीय समाज की सोच बदल गई। और ये लोग, इनको पुर्तगालियों को भारतीय लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट, ये लोग जो भारतीय व्यापारियों के सामान को भी लूटते थे। भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक नीति, मराठों एवं मुगलों के द्वारा विरोध किया जाना, और उसके बाद से भारत में जो है अन्य यूरोपीय कंपनी जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन कंपनियों के आने से पुर्तगाली कंपनियों के पतन हुआ। उसके बाद हम लोग आगे ये जो भी दो पिछले अध्याय में यानी 2 सेशन जो हम लोग किए हैं उसमें से संबंधित हम लोग आगे क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।